2016 में भारत के उस वक्त के पावर मिनिस्टर यानी कि मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि इंडिया 2030 तक एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे या उनकी सेल्स 100% हो जाएगी, आप जैसे भी समझ लो। लेकिन आज 2025 में यानी कि सिर्फ 9 साल बाद ही अगर आप इंडिया के 2030 ईवी एम्बिशंस के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये जो 100% ईवी कंट्री होने की उम्मीद लगाई जा रही थी ना, अब ये 30% पर आकर रुक गई है। जी हाँ, अब इंडिया का टारगेट 2030 तक सिर्फ 30% इलेक्ट्रिक कार्स और अप टू 80% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को इंडिया की सड़कों पर लाने का है। लेकिन वो 100% ईवी मार्केट बनने वाली बात का क्या? देखो, अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। मिस्टर पीयूष गोयल की स्टेटमेंट के बाद से अभी तक भी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है भारत सरकार की तरफ से जहां पर ये स्पेसिफिकली मेंशन हो कि इंडिया इस पर्टिकुलर साल में पूरी तरीके से ईवी मार्केट बन जाएगा या वो फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियों को इस साल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन इन बातों से एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे पास इंफ्रा नहीं है इसके लिए? देखो, अभी हमारा ईवी का इंफ्रा कम बेशक है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे चल के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्जिंग स्टेशंस लग जाएंगे इंडिया के अंदर। वो हर देश के अंदर होने वाला है और इंडिया के अंदर भी जरूर होगा। तो इसीलिए ये रीजन तो नहीं है, बल्कि इस डील या फिर इस चुप्पी के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ना, वो है चाइना। देखो, दुनिया के किसी भी देश के लिए पूरी तरीके से ईवी मार्केट में ट्रांजिशन होने का सिर्फ एक ही बड़ा रीजन है, और वो ये है कि सभी देशों को अपने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, और इसके अंदर इंडिया भी शामिल है। लेकिन इंडिया के पास ऐसा करने के पीछे दो बड़ी वजहें और भी हैं। पहली तो ये है कि जो हमारी सिटीज है ना, वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में सबसे ऊपर रहती हैं अक्सर, यानी कि जो हमारे शहरों की हवा है वो काफी ज्यादा खराब है। और दूसरा ये कि इंडिया ऑलमोस्ट 90% तक क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे कि रशिया, इराक, सऊदी, यूएई और यूएसए जैसे देशों से। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से ईवी मार्केट बनने की राह पर आगे बढ़ते हैं ना, तो हम पूरी तरीके से सिर्फ एक और एक देश पर निर्भर हो जाएंगे, और वो है चाइना। क्योंकि ईवीसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेजरली चाइना ही कंट्रोल करता है। फिर वो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज होने वाले कोबाल्ट और लिथियम हो, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें पीएमएसएम भी बोला जाता है। और यही जो चाइना से आने वाली परमानेंट मैग्नेट्स है ना, ये पूरी दुनिया और इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। दरअसल ये जो परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होती हैं, ये विंड टरबाइन से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हर जगह इस्तेमाल होती हैं। और जब से इलेक्ट्रिक कार्स और मोटरसाइकिल्स का रेवोल्यूशन सा आया है, तब से पीएमएसएम्स की जो डिमांड है वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। क्योंकि बिजली से चलने वाला स्कूटर हो या फिर गाड़ी, हर किसी के अंदर इसी परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इन मोटर्स को बनाने में कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नीड पड़ती है, जैसे कि नियोडीमियम, प्रासोडियम, और इनके अलावा 4 से 5 और एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। और ये जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनका कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है। लेकिन कैसे? चलो मैं समझाता हूँ। ये चार्ट देखो, ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं और जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अब सबसे पहले आप ये देखो कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं। नियोडीमियम है वो चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में मिलता है। दूसरा वाला सेम आपको इन्हीं देशों में मिलता है। तीसरा वाला जो एलिमेंट है वो चाइना और म्यांमार में मिलता है। फोर्थ वाला भी चाइना और म्यांमार में मिलता है। फिफ्थ वाला चाइना और इंडिया में मिलता है। और सिक्स्थ वाला एलिमेंट चाइना, इंडिया, यूएसए और ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, अब ये इन अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें माइन कौन करता है? कुछ को ऑस्ट्रेलिया और यूएस, कुछ को म्यांमार और कुछ को इंडिया भी। लेकिन एक नाम आपको हर जगह कांस्टेंट दिखाई देगा, और वो है चाइना। चाइना इन सभी एलिमेंट्स की माइनिंग करता है बाकी देशों के अलावा। लेकिन ये जो अलग अलग जगहों से सभी देश मिलकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रॉ ओर्स निकालते हैं, इन सभी ओर्स की जो रिफाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक देश करता है, और वो है चाइना। दोबारा सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ चाइना ही प्रोसेस करता है। इसके बाद जब इन रिफाइंड एलिमेंट से रेयर अर्थ या फिर बोलूं परमानेंट मैग्नेट बनाने की बात आती है, तो अगेन चाइना का ही डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 92% तक परमानेंट मैग्नेट्स चाइना में ही बनाई जाती हैं। और बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स में जो मैग्नेट्स हैं वो जापान और कोरिया बनाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा डोमिनेंस यहाँ पर भी चाइना का है। यानी कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स और टू व्हीलर्स जो सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी मोटर्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो चाइना में प्रोसेस होकर आया हो, या फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी परमानेंट मैग्नेट मोटर ही चाइना से इंपोर्ट करी गई हो। यानी कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने देश के अंदर बनाना है, तो आप बिना चाइना के ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा ही है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया चाइना ही क्यों लगा पड़ा है इस काम को करने में? रिफाइनरी ही तो डालनी है। इन एलिमेंट्स को तो कोई भी रिफाइन कर सकता था। वो चीन वाला देश, उसका क्या हुआ? उसके पास तो एलियन टेक्नोलॉजी तक है, फिर वो क्यों अपने दुश्मन देश से इलेक्ट्रिक मोटर्स ले रहा है? या इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वेल, उसके पीछे सबसे बड़ा और इकलौता रीजन ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइंस लगाना एक गंदे गटर के अंदर उतरने जैसा है, जिसमें चाइना के अलावा कोई भी नहीं उतरना चाहता। और ऐसा क्यों होता है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी सिचुएशन का, इस पूरी की पूरी मोनोपोली का इंडिया पर क्या असर हो रहा है, पहले वो जान लेते हैं। देखो, चाइना अपनी इस आरई वाली मोनोपोली का जियोपॉलिटिकल फायदा हमेशा से उठाता आया है और अब फिर से उठा रहा है।
जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर चालू करी है तब से चाइना भड़का बैठा है और रिटेलिएशन में उसने कुछ रिफाइंड आरईईज के एक्सपोर्ट्स पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और फुली बिल्ट परमानेंट मैग्नेट्स वाली मोटर्स पर भी। और जो इंडिया है वो 90% तक परमानेंट मैग्नेट्स और इस पर बेस्ड मोटर्स चाइना से लेता है। एंड इसीलिए माना जा रहा है कि इन रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस के बाद इंडिया की जो ईवी इंडस्ट्री है ना उसको बहुत ही बुरा झटका लगा है। और मिस्टर राजीव बजाज ने तो ये भी कहा है कि अगर जो हो रहा है वो सही है तो इन अ मैटर ऑफ वीक्स द एंटायर इंडियन ईवी इंडस्ट्री विल ग्राइंड टू अ हॉल्ट। हाँ, भारत की पूरी ईवी इंडस्ट्री को अपनी चाल रोकनी भी पड़ सकती है क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ने से कंपोनेंट्स की भारी शॉर्टेज आएगी और फिर चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो या फिर बाहर का जो भी ब्रांड इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है वो सभी के सभी ईवीज नहीं बना पाएंगे। अब कंपोनेंट्स की शॉर्टेज तो आएगी ही, साथ ही साथ ब्रांड्स के लिए डिमांड और सप्लाई के खराब रेशियो की वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अब भला ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या भला है? मान लो आपके दिल्ली एनसीआर में कई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं और वेयर हाउसेज हैं और आप टीवी से लेकर एसी तक हर एक अप्लायंस में डील करते हो। ऐसे में हॉट सेलिंग डुअल इन्वर्टर एसीज और डबल डोर फ्रिज का मैनुअली हिसाब रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपको गुरुग्राम के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड वेयर हाउस में जो हेयर ड्रायर और ब्लूटूथ माउसेस के ऑनलाइन ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए इन आइटम्स को ढूंढने में ही घंटों लग जाते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इन्वेंट्री ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये छोटे से बड़े हर बिजनेस को झेलनी पड़ती है और इससे आपका वक्त और पैसा दोनों खराब होते हैं और साथ ही साथ आपके कस्टमर्स भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं आपसे। और इन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए यहाँ पर आपके काम में आती हैं ओडू की कई इंपॉर्टेंट ऐप में से एक, यानी कि इन्वेंट्री ऐप। ओडू की इन्वेंट्री ऐप से आप शेल्फ्स को, आइल्स को और रैक्स को बड़े ही इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की राउटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आपके जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी पिक किए जा सकें। आप इसके डैशबोर्ड से रिसीविंग, सॉर्टिंग और ट्रांसफर्स भी बड़े आसानी से कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओडू स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज करता है जैसे कि फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि आपका पैकिंग और पैकेजिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। ओडू का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेसेबिलिटी देता है ताकि आप बड़े ही आराम से प्रोडक्ट की जर्नी को ट्रैक कर सको फ्रॉम परचेज टू सेल। इसके अलावा बारकोड स्कैनिंग ऑप्शन से एरर्स भी जीरो हो जाते हैं और ऑपरेशंस भी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, जिससे कि आपका पैसा और टाइम दोनों ही बहुत ज्यादा बचते हैं। ओडू के साथ भारत का छोटे से छोटा स्टोर और बड़े से बड़ा वेयर हाउस सब अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, एरर्स को कम कर सकते हैं और कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ओडू आपको देता है लाइफ टाइम फ्री एक्सेस टू योर फर्स्ट ऐप विद होस्टिंग एंड सपोर्ट इंक्लूडेड। सो अगर आप भी अपनी इन्वेंट्री को एफर्टलेसली मैनेज करना चाहते हो तो क्लिक करो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर और देखो कैसे ओडू आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई करता है। अब वीडियो पर वापस आते हैं और सबसे बड़े सवाल पर भी, और वो ये कि अकेला चाइना ही क्यों लगा पड़ा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनरी में। मतलब चांद पर आदमी पहुंचाने वाले देश तो ऐसा कर ही सकते हैं ना। वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन करते इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट की रिफाइनरी वाला काम है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक है। रेयर अर्थ ओर्स में मल्टीपल सिमिलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें रिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस करने पड़ते हैं और इस प्रोसेस में जनरेट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट और खूब सारे टॉक्सिक केमिकल्स। यानी आप अपने नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग कर ही नहीं सकते। एंड एक्चुअली पास में कई ऐसे हादसे भी हुए हैं जिनमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बीमारियां फैली हैं और फसलें खराब हो गई हैं। जैसे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड माउंटेन पास माइन की पाइपलाइन से 1984 से लेकर 1998 के बीच में 75 लाख लीटर रेडियो एक्टिव पानी लीक हुआ, जिसमें कि थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे और इसी चलते आगे चल के अमेरिका ने इस रिफाइनरी को ही बंद कर दिया। ऐसे ही मलेशिया के एक प्लांट से थोरियम और यूरेनियम वाला पानी लीक हो गया था भारी मात्रा में और यही सब देखते हुए दुनिया के अमीर देशों ने और खासकर यूरोप के देशों ने रिफाइनरी वाले काम में हाथ डालने से ही मना कर दिया। लेकिन चाइना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना बहुत बड़े स्केल पर इन रिफाइनरीज को चला रहा है। चाइना पहले अपनी जमीन पर इस काम को किया करता था, आज भी कर रहा है और कई बार अपनी धरती में ये जहर घोल चुके हैं जैसे कि जेंगजी और फूजियान वगैरह में। लेकिन चाइना के इन प्रोविंस में कभी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ रिफाइनरी बाउतो मंगोलिया में है और अलग अलग आर्टिकल्स के मुताबिक यहाँ पर एनुअली 10 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है, वही रेडियो एक्टिव वाला। यहाँ पर एक बड़ा सा डैम बनाया गया है ताकि इस रेडियो एक्टिव पानी को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जा सके। और ये जो पानी से भरा हुआ तालाब है इसकी वजह से इस रीजन का पूरा ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है, फसलें मर चुकी हैं और ऑफिशियली कई लोगों को इस आरईई माइंस की वजह से कैंसर हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सिर्फ चाइना ही इन आरईई एलिमेंट्स की रिफाइनरी कर रहा है और इन मैग्नेट्स को बना पा रहा है। तो अब आप बताओ, भारत जो फिलहाल 5 से 6 अलग अलग देशों से कच्चा तेल मंगा रहा है वो ज्यादा समझदारी वाला काम लगता है या फिर पूरी की पूरी चाइना पे डिपेंडेंसी, वो चाइना जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के नाम बदलने में लगा रहता है। देखो, भारत सरकार सब जानती है और सब समझती है और मेरे ख्याल में इसीलिए अभी तक भारत सरकार ने कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करी है कि हम इस साल तक पूरे के पूरे ईवी बनाने वाले देश बन जाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ईवीज को बनाना छोड़ दें
ये जो टाटा और महिंद्रा लगे पड़े हैं एक से एक ईवीज बनाने में, इनको बंद कर दिया जाए। हम जो दुनिया की एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मार्केट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसको बंद कर दिया जाए? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि जो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है वो ठीक है और ऐसे ही चलते रहना चाहिए, लेकिन आइस व्हीकल्स की मार्केट को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों की मार्केट सेट है। इंडिया में आने वाले टाइम में दोनों की ही डिमांड अच्छी खासी ग्रोथ पे रहने वाली है। लेकिन ये जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लगातार ग्रोथ बढ़ा रहे हैं ना, जो इंटेंशनली हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसको सस्टेन रखने के लिए हमारे को चाइना पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी। इसके लिए इंडिया अपनी खुद की रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनरीज को लगा सकता है, पूरे के पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए, और ऐसी जगह पर जहां पर ना तो बंदा हो ना ही बंदे की जात। लेकिन फिर भी थोड़ा खतरनाक काम तो है ही, बाकी देश इसमें हाथ नहीं डाल रहे तो कुछ सोच समझ के नहीं डाल रहे होंगे। और इसीलिए इसके अलावा एक काम और किया जा सकता है और वो ऑटोमोटिव ब्रांड्स कर सकते हैं। ब्रांड्स परमानेंट मैग्नेट्स वाली मोटर्स को डिच कर सकते हैं और EESM यानी कि इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बड़े कार ब्रांड्स की बात करें तो BMW और मर्सिडीज ही ऐसे दो ब्रांड्स हैं जो इन मोटर्स को फिलहाल यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। वो भी सारी गाड़ियों के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, वरना जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं दूसरे, चाहे फिर वो टेस्ला हो, फॉक्सवैगन हो या फिर टाटा हो, सभी के सभी परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर्स यूज कर रहे हैं और चाइना पे डिपेंडेंट है। देखो, ये जो जितने भी बाकी सारे ब्रांड्स हैं ना, वो EESM वाली मोटर्स को अभी ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करती है और उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितनी परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर्स होती हैं, और एक आधे छोटे मोटे दिक्कतें और भी हैं। लेकिन BMW और मर्सिडीज तो इसको यूज़ कर रही हैं और स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है, और इसीलिए अगर ब्रांड्स कोशिश करें ना पूरी तरीके से, तो ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं ये भी रेक्टिफाई करी जा सकती हैं और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करी जा सकती है, मोटर्स के लिए एटलीस्ट। तो अब ये तो रही मोटर्स वगैरह की बात, लेकिन इससे ही बड़ा लोगों के मन में जो सवाल है, जो लोग पूछते हैं, वो ये है कि अगर आइस व्हीकल्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए तो हमारे शहरों में जो धुआं है, जो एयर पॉल्यूशन है, वो कैसे खत्म होगा? देखो, इसका सही जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हम चाइना का रुख करें तो वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाइना के शहर एक वक्त पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड थे। आपने भी बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों के अंदर धुआं के बादल देखे होंगे, कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर धुआं ही धुआं दिखाई देता था। लेकिन सिर्फ आज 10 से 12 सालों के अंदर ये धुआं पूरी तरीके से गायब हो चुका है और आज टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में चाइना की एक भी सिटी नहीं आती है। टॉप 10 तो क्या, टॉप 20 के अंदर भी आपको रेयरली ही कोई सिटी देखने को मिलेगी। तो सवाल ये कि इन्होंने ऐसा किया कैसे? देखो, सबसे पहली चीज जो चाइना ने करी वो ये कि जो बिजली वो कोयले से बना रहे थे, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा कम करा और अपना ट्रांजिशन क्लीन एनर्जीज की तरफ करा, यानी कि ग्रीन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। इन्होंने ईवीज को बढ़ावा दिया और जो पेट्रोल कार्स होती हैं उनके एमिशन नॉर्म्स को सख्त करा, ठीक है। और ये हैवी इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस लेकर आए, जिसके चलते दसियों हजार इलीगल फैक्ट्रीज और आउटडेटेड स्टील और सीमेंट वगैरह के प्लांट्स को बंद कर दिया गया। अब अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो सरकार गाड़ियों पर तो सख्ती कर रही है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साफ हो चुकी हैं और ईवीज पर भी धड़ाधड़ काम चल रहा है। लेकिन जहां हम अभी भी लैग कर रहे हैं वो है पावर जनरेशन के तरीके पर और फैक्ट्रीज के धुएं पर। क्या आपको लगता है कि ये जो फैक्ट्रीज बेमाने तरीके से चल रही हैं उन पर ठीक तरीके से कार्रवाई हो रही है? कमेंट्स के अंदर बताओ। ऑल्सो चाइना से अलग इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत और भी है और वो है स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली को जलाना। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से जितने भी मेजर शहर होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा अट जाता है और गाड़ियों पर रोक लगाई जाती है। उस टाइम पर कभी ऑड इवन करा जाता है, कभी ग्रैप लगाया जाता है, गाड़ियों पर रोक लगाई जाती है, लेकिन कभी भी पराली जलना बंद नहीं होता है। क्या सरकार किसानों को सब्सिडाइज करके या फिर थोड़ी सख्ती करके इस काम को रुकवा नहीं सकती है? वो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो लाइक ठोक दो। कमेंट के अंदर ये बताओ कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है और आपका क्या मानना है कि इंडिया का फ्यूचर किस तरफ जाना चाहिए, आइस या फिर ईवीज की तरफ। और यार, इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। अगली वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।